एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। यूजुअली हम सुनते हैं ICD-11, DSM-5 क्या होता है या फिर जीरो साइकियाट्री क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ICD-11, DSM-5, जीरो साइकियाट्री क्या होते हैं और इनकी क्यों ज़रूरत है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। डेफिनेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इज अ सिस्टमैटिक way of grouping mental illness based on similar symptoms, causes and course of illness. Simple meaning क्या हुआ? Mental illness are grouped into categories, just like keeping similar files in one folder. ओके तो अब आपको पता है कि मेंटल डिसऑर्डर में भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं या बहुत सारे कोर्स ऑफ इलनेस है। इन सबको एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे में ग्रुपिंग करना, मतलब एक तरीके से फाइल को अरेंज करना कि किस फाइल में कौन सा डिसऑर्डर जाना चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहला है हेल्प्स इन करेक्ट डायग्नोसिस, दूसरा है गाइड्स ट्रीटमेंट प्लानिंग, तीसरा है यूजफुल फॉर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, क्रिएट्स कॉमन लैंग्वेज फॉर प्रोफेशनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, अब देखो ये सब करने से क्या हो रहा है, क्लासिफाई जब हम कर देते हैं किसी भी डिसऑर्डर को तो उससे क्या हो रहा है कि हमें करेक्ट डायग्नोसिस मिल जाती है, हमें ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प मिल जाती है कि हमें क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है, कैसे करना है, हमारे जो रिसर्च या फिर स्टैट्स को परफॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है और एक कॉमन लैंग्वेज क्रिएट करता है सभी प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। बट ये जो ICD-11 है या DSM-5 है, ये जो क्लासिफिकेशंस होते हैं वो हर जगह काम करते हैं। ठीक है, लास्ट में एक नोट दिया हुआ है विदाउट क्लासिफिकेशन कंफ्यूजन इन डायग्नोसिस। तो इसका मतलब यही है कि अगर क्लासिफाई नहीं हुआ होगा तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी डायग्नोसिस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो हमारे पास 3 मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं जिसके बेसिस पे हम डायग्नोसिस को या फिर जो भी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं इन सबको हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला है ICD-11। ओके, पहले हम ICD-10 पढ़ते थे, अभी जब से जो सिलेबस है वो रिन्यू हुआ है तब से ICD-11 पढ़ रहे हैं। करेंटली ICD-12 चल रहा है लेकिन बुक्स में हम ICD-11 ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अभी ICD-11 सेकंड DSM-5। DSM-5 है, ये बुक है अगेन, जैसे ICD है पूरा एक डिजीज का क्लासिफिकेशन का बुक होता है, वैसे ही DSM भी है, DSM-5 भी है। इसका ये 5th एडिशन चल रहा है। ओके, ये जो 11, 5 ये सब दिया है ना, ये एडिशन है। ओके, लास्ट आता है जीरो साइकियाट्री मैनुअल क्लासिफिकेशंस। तो ये पहले नहीं था, अभी कुछ सालों से इंट्रोड्यूस हुआ है जीरो साइकियाट्री मैनुअल क्लासिफिकेशन। जीरो का मतलब होता है जेरियाट्रिक, मतलब जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ओल्ड एज में कौन से साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम पढ़ते हैं जीरो साइकेट्री मैनुअल क्लासिफिकेशन में। ओके, अब वन बाय वन हम डील करेंगे। सबसे पहले हम ICD-11 पढ़ेंगे। तो ICD-11 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 11th रिविजन। ठीक है, जो मैं बोल रही थी ना एडिशन कौन सा हम पढ़ते हैं, तो ये जो एडिशन है वो कौन सा है? 11th। इसको हम क्या बोलते हैं? 11th रिविजन बोलते हैं। डेवलप्ड बाय WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया था और इसका सिंपल मीनिंग क्या है? अ ग्लोबल सिस्टम यूज्ड बाय मोस्ट कंट्रीज इंक्लूड्स ऑल डिजीज इंक्लूडिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब ये जो ICD-11 है ना, ये ICD-11 में सिर्फ मेंटल हेल्थ ही नहीं है, इसके अलावा सारे डिसऑर्डर्स, मतलब जितने भी डिसऑर्डर्स हम पढ़ते हैं सब कुछ ICD-11 में इंक्लूडेड होता है। चाहे वो हमारे जितने भी सिस्टम्स है, जैसे जब हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे पास दूसरे सिस्टम्स भी आते हैं, रीनल आता है, हार्ट आता है, एंडोक्राइन आता है, न्यूरो आता है, GI आता है। तो जितने भी अलग अलग हमारे सिस्टम्स हैं उन सारे सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब ICD-11 में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अभी ICD-11 में एक और चैप्टर अलग से
इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोविड को लेकर रहता है, ठीक है। तो ICD-11 एक ऐसी बुक है जिसमें सारे डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स और जो फिजिकल डिसऑर्डर्स है, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ICD-11 used worldwide, cover medical and mental disorder. Mental disorder listed under mental, behavioral and neurodevelopmental disorders. ठीक है, अब ये क्या बोलना चाहता है कि एक तो ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है, जो मैंने आपको बताया, ये जो भी हम क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में यूज हो रहा है। तो ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है। इसमें क्या कवर किया जा रहा है, मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स दोनों ही कवर होते हैं। मतलब अगर आप ICD-11 बुक देखोगे तो उसमें आपको कैंसर भी मिलेगा, उसमें आपको स्किज़ोफ्रेनिया भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है मेंटल डिसऑर्डर लिस्टेड अंडर। तो मेंटल डिसऑर्डर एक F चैप्टर करके शुरू होता है और वो किसके अंडर आता है, मेंटल बिहेवियरल एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके कितने चैप्टर्स होते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ICD-11 में F00 to F99 ये जो चैप्टर होगा, मतलब जो चैप्टर F है वो हम कंसिडर करते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। वैसे ही चैप्टर M किसी और चीज के लिए होगा, चैप्टर C किसी और चीज के लिए होगा। तो यहाँ पे चैप्टर F जो है वो साइकेट्रिक के लिए है। आप देख सकते हो F00 to F09 ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए है। F10 to F19 मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के लिए है ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज। वो उसी तरह सारे के सारा लिस्टेड है यहाँ पे, जो भी आपके सिलेबस में आते हैं वो सारे मेंटल डिसऑर्डर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोटाइपल एंड डिल्यूशनल डिसऑर्डर हो गया, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हो गए, बिहेवियरल सिंड्रोम्स हो गए, डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट personality and behavior, mental retardation, disorder of psychological, developmental, behavioral and emotional disorder with onset in childhood and adolescence, and last जो है F99 ये unspecified mental disorders के लिए है। मतलब इनका कोई ऐसा प्रॉपर पता नहीं है कि किसके अंडर हमें कैटेगराइज करना है, तो उसके लिए एक अलग से चैप्टर बना दिया जिसमें लिखा हुआ है अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर। ये क्यों हुआ है, क्यों, क्या रीजन है इसका कुछ नहीं पता होता। ओके, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे ICD के सारे चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, और इसको याद करने के लिए, वैसे ये एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, बट इन केस अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए अगर आपको इसको याद करना हो तो इसके साइड में निमोनिक दिया हुआ है, जैसे ऑर्गेनिक है तो उसके साइड में ओल्ड दिया है। सोल्जर का मतलब है साइकोटिक या फिर जो सब्सटेंस अब्यूज है उसकी बात हो रही है। C का मतलब स्किज़ोफ्रेनिया, मैनी का मतलब मूड है, नर्वस, न्यूरोटिक, बिग मतलब बिहेवियरल, पर्सनल मतलब जो पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं उसकी बात हो रही है। इंटेलिजेंट मतलब मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं हम इसे। देन डेवलपिंग मतलब डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। चाइल्ड मतलब ये चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उससे रिलेटेड है। और लास्ट में प्रॉब्लम्स मतलब अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर अनस्पेसिफाइड मेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आप इसको, ये निमोनिक को याद करके आप जो चैप्टर्स हैं हमारे उस चैप्टर को याद कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट चैप्टर, तो ये हो गया आपका चैप्टर। अब इसको हम एग्जाम्पल में बताते हैं कि ये आप, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया होगा ना कि हम क्यों देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या ही जरूरत है हमें। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, ICD-11 क्लिनिकल एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पेशेंट हैज हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन। तो एक पेशेंट आता है जिसको हेल्यूसिनेशन भी है और जिसे डिल्यूजन भी है, ठीक है। तो उसका डायग्नोसिस क्या हुआ, डायग्नोस्ड एज स्किज़ोफ्रेनिया यूजिंग ICD-11 क्राइटेरिया, ठीक है। मतलब जिस भी पेशेंट को हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन हो रहा है, उसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स देखे गए होंगे, उसको हमने ICD-11 क्राइटेरिया के बेसिस पे स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस कर दिया। तो ये था ICD-11 का क्लिनिकल एग्जाम्पल। तो आई गेस आपको ये ICD-11 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है DSM-5 which is Diagnostic and
स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन, ठीक है, डेवलप्ड बाय यूएस अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन विच इज APA, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं, कभी भी पूछा जा सकता है कि APA का फुल फॉर्म क्या है। ओके, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? अ हैंडबुक दैट टेल्स हाउ टू डायग्नोज मेंटल डिसऑर्डर क्लियरली, ठीक है। ये भी एक बुक है जो कि ये बताता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स को कैसे डायग्नोज करना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ DSM-5। focuses only on mental disorders, very detailed and specific, commonly used in USA, gives symptom duration, severity and diagnostic criteria। तो अब आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि ये स्पेसिफिकली मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए। जैसे हमने एक ICD बुक देखी, ICD बुक में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं सब इंक्लूड किए जाते हैं, वैसे ही DSM-5 सिर्फ और सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर के लिए लिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज दी होती है और ये ज़्यादातर USA में यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में यूज़ नहीं होता, लेकिन मोस्टली ये USA में कॉमनली यूज़ होता है। अब ये क्या क्या देता है, इसमें अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आपको सिम्टम्स मिल जाते हैं, ड्यूरेशन मिल जाती है, सिवियरिटी मिल जाती है और डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज भी मिल जाते हैं कि किस बेसिस पे आपको डायग्नोज करना है, या कोई भी डिसऑर्डर है उसकी सिवियरिटी हम किस बेसिस पे जज करेंगे, या ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा DSM-5 का क्लिनिकल एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो क्लिनिकल एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, पेशेंट हैज सैड मूड, पुअर स्लीप, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सिम्टम्स जो हैं वो 2 हफ्ते से ज्यादा है दिनों के हैं, ठीक है। तो 2 हफ्ते से ज्यादा दिन हो गए हैं उसको क्या फील करते हुए, मूड बहुत सैड है, बहुत ही ज्यादा लो फील करते हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं है, बहुत पुअर स्लीप है और किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अब इसको डायग्नोज क्या किया गया है, डायग्नोज्ड एज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यूजिंग DSM-5, ठीक है। तो DSM-5 यूज करके इन्हें पता लगा कि देखो यहाँ पे ड्यूरेशन भी पता लग गया है कि ड्यूरेशन क्या है प्रॉब्लम का, सिम्टम्स पता लग गए हैं, सिवियरिटी पता लगी है, उस बेसिस पे हमने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इसे डायग्नोज कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन विच इज जीरो साइकेट्रिक मैनुअल क्लासिफिकेशन। इसका डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर सीन इन एल्डरली पीपल अबव 60 ईयर्स। सिंपल सी बात यह है कि ओल्ड एज पीपल जो होते हैं, 60 साल से ऊपर वाले लोग जो हैं, उनमें कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं या फिर उनको कैसा फील होता है, वो सारी चीजें इसमें दी जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीरो साइकेट्रिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, फोकस्ड ऑन एल्डरली मेंटल हेल्थ, कंसीडर्स एजिंग ब्रेन, फिजिकल इलनेस, मेमोरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि जो भी ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके मेंटल हेल्थ पे ये फोकस करता है और क्या क्या कंसिडर करता है कि जो ब्रेन है वो एज हो रहा है, मतलब उसकी एजिंग हो रही है, फिजिकल इलनेस भी होगा और मेमोरी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होंगे। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन डिसऑर्डर्स। अब इस क्लासिफिकेशन में कौन कौन से कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि इस एज पे कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो फिक्स हैं, जो होते ही होते हैं, जैसे कि डिमेंशिया है या अल्जाइमर्स डिसीज है, डिलीरियम है, लेट ऑनसेट डिप्रेशन होता है, एंजाइटी इन एल्डरली, साइकोसिस इन ओल्ड एज। तो ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमें जीरो साइकेट्रिक मैनुअल क्लासिफिकेशन में पढ़ने को मिलती हैं अबाउट ओल्ड एज पीपल, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीरो साइकेट्री मैनुअल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल, जैसे कि 75 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको मेमोरी लॉस है, कंफ्यूजन है, तो उसे क्या डायग्नोज किया गया, डायग्नोज्ड एज डिमेंशिया अंडर जीरो साइकेट्री, ठीक है। तो जीरो साइकेट्री को यूज करके उसको हमने डिमेंशिया डायग्नोज किया। तो ये तो था अबाउट ICD, DSM-5 एंड जीरो साइकेट्री। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।